मेरे सम्मानीय शिक्षक साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किया और आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि ब्रह्मांड में कौन कौन सी ऐसे गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। उनके बारे में हमने अध्ययन किया होगा। आकाश गंगाओं के बारे में अध्ययन किया है, तारों के बारे में अध्ययन किया है, क्षुद्र ग्रहों के बारे में अध्ययन किया है, ग्रहों के बारे में और उपग्रहों के बारे में अध्ययन किया है। उसी तारतम्य में आज का हमारा अध्याय है अंतरिक्ष अन्वेषण। अंतरिक्ष अन्वेषण किस प्रकार से होता है, उसके अन्वेषण के लिए कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव, व्याख्याता भौतिकी, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जहांगीरियाबाद। तो मैं मैडम ज्योति श्रीवास्तव से निवेदन करूंगा कि वो आज का जो विषय है अंतरिक्ष अन्वेषण, उसके बारे में विद्यार्थियों को बताने का कष्ट करें। नमस्कार मित्रों। बच्चों, आप सभी ने बचपन में एक लोरी जरूर सुनी होगी, चंदा मामा दूर के। और कोई व्यक्ति कोई कठिन कार्य करने जाता है तो ये भी सुना होगा कि क्या आसमान से तारे तोड़ने का इरादा है। इसका तात्पर्य कहने का यहाँ पे ये है कि आसमान, तारे, चंद्रमा, ये सभी चीज़ें आदिकाल से ही मनुष्य को आकर्षित करती रही हैं। मनुष्य हमेशा से इसके विषय में जानने के लिए क्यूरियस रहा है। तो इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए आज हमने आपके सामने अंतरिक्ष अन्वेषण वाला पाठ हम लेकर के आए हैं कि किस प्रकार से मनुष्य ने अंतरिक्ष को जानना, समझना शुरू किया। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अंतरिक्ष कहते किसे। तो पृथ्वी जो हमारी होती है, इसके ऊपर का जो संपूर्ण भाग जिसमें तारे, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह इत्यादि हैं, इन्हें हम अंतरिक्ष कहते हैं। आप अपने मॉनिटर पे देख सकते हैं, वायुमंडल से परे फैला हुआ अंतहीन स्थान जो पूर्व काल से ही अन्वेषण का विषय रहा है। इस अंतरिक्ष को समझने के लिए पहले हमें उपग्रह को समझना आवश्यक होगा कि उपग्रह किसे कहा जाता है। तो बच्चों, उपग्रह वह खगोलीय पिंड होता है जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करता है। आप सभी ने सुना होगा कि सूर्य स्थित है और पृथ्वी तथा पृथ्वी सहित 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। लेकिन आज की स्थिति में मानव निर्मित जितने भी यान जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। हाँ छात्रों, तो देखिए मैडम ने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है, जिसमें आपको समझ में आया होगा कि जो पिंड ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन पिंडों को उपग्रह कहते हैं। अब ये उपग्रह को समझने के लिए कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं, तो मैडम से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि उपग्रह को हम समझाने के लिए कौन कौन से जो प्रमुख बिंदु होते हैं जिनके ऊपर हम विचार करेंगे तो हमें उपग्रह बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, उनको बताने का कष्ट करें। देखिए, जैसा आपको बताया गया कि उपग्रह यानी कि जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला खगोलीय पिंड। तो अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि जब कोई भी वस्तु पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर रहती है। हाँ, जो बिंदु पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी पर रहती है, आप अपने मॉनिटर पे देख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं भूमि उच्च बिंदु, पृथ्वी से सबसे अधिक दूर का बिंदु। इसी प्रकार से जब खगोलीय पिंड पृथ्वी से सबसे अधिक पास में होता है तो उसे हम कहते हैं भूमि का निकट बिंदु, और भूमध्य रेखा के साथ बना हुआ कोण कहलाता है कक्षा की आनति।
हाँ छात्रों, देखिए एक बार और मैं इसको दोहराना चाहूँगा। आप समझिए, देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी और उसके चारों ओर उपग्रह इस प्रकार से चक्कर लगाते रहते हैं। तो उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, तो वो कभी पृथ्वी के पास में आ जाते हैं और कभी पृथ्वी से दूर चले जाते हैं। तो जब वो सबसे अधिक दूरी पर रहते हैं उपग्रह, तो वो कहलाएगा दूर बिंदु, और जब सबसे पास में आ जाएगा उपग्रह तो वो कहलाएगा समीप बिंदु, निकट बिंदु। हाँ जी, चित्र में देखिए आप लोग। देखिए चित्र में आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर एक उपग्रह चक्कर लगा रहा है। इसके बाद जब हमने इस अन्वेषण को आगे बढ़ाया तो भू स्थिर उपग्रह की आवश्यकता हुई। भू स्थिर उपग्रह यानी ऐसा उपग्रह जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, अर्थात ये भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष हमेशा स्थिर रहता है। ये देखिए आप अपने मॉनिटर पे किस प्रकार से ये भू स्थिर कक्षा में उपग्रह समायोजित हैं। इसमें हमारे भारतवर्ष द्वारा छोड़ा गया उपग्रह इनसैट भी है और ये पृथ्वी के सापेक्ष इनका परिक्रमण काल बराबर रहता है। और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जिन्हें कहा जाता है, जब इन्हें प्रमोचित किया जाता है तो ये हमारे बहुत अधिक उपयोग में आते हैं। अब ये कैसे आते हैं हम लोग इनको मैडम एक बार मैं आपसे पूछना चाहूँ देखिए भूस्थायी उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। आप सब लोग जानते होंगे कि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमती है और उसके कारण दिन रात होते हैं। एक दिन का जो समय होता है पूरा, जिसमें दिन और रात पूरा शामिल होता है, 24 घंटे होता है। और पूरा एक चक्कर लगाता है, पूरा एक चक्कर जब पृथ्वी लगाता है अपनी अक्ष के परितः तो पूरे 24 घंटे में लगाता है। तो इतने ही समय में अगर उपग्रह भी घूमेगा, जितने समय में पृथ्वी घूम रही है अपनी अक्ष के परितः 24 घंटे में, इतने ही समय में यदि उपग्रह घूमेगा पृथ्वी के चारों ओर तो वो पृथ्वी के सापेक्ष कैसा प्रतीत होगा मैडम? स्थायी होगा। इसलिए हम उसे भूस्थायी उपग्रह या भूस्थिर उपग्रह कहते हैं। जैसे कि देखिए आप लोगों को चित्र पर भी दिखाई दे रहा होगा, ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, पृथ्वी भी घूम रही है उसके साथ साथ। हाँ तो जी हाँ, अब हम बतलाते हैं आपको कि किस प्रकार से अंतरिक्ष में मानव ने सबसे पहले प्रवेश किया। तो भूतपूर्व सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 नामक उपग्रह सबसे पहले प्रमोचित किया। आपको बच्चों ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि जो सोवियत संघ ने ये प्रमोशन किया था, ये आज से ठीक 48 वर्ष पूर्व अर्थात 4 अक्टूबर के दिन। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है। आज ही हमारी डेट 4 अक्टूबर है। हाँ, और 4 अक्टूबर के दिन ही है उन्होंने स्पुतनिक नामक 1 जो उपग्रह क्या है प्रक्षेपित किया था। और ये प्रायोगिक रूप से हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा था। इसके बाद अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में लगातार कदम उठाए गए। इसके पश्चात अमेरिका ने एक्सप्लोरर नामक उपग्रह को प्रमोचित किया और कुछ ही सप्ताह बाद सोवियत संघ ने पुनः स्पुतनिक 2 नाम का उपग्रह प्रक्षेपित किया। आपको ये जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि जो हमारा स्पुतनिक 2 उपग्रह था, इसमें प्रथम बार एक जीवित प्रमाण हाँ जी हाँ, एक कुतिया को, लाइका नाम की एक कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा गया था स्पुतनिक 2 की सहायता से। और उसके पूरे स्वास्थ्य की जांच, उसका रक्तचाप, उसका हृदय स्पंदन, शरीर का ताप, इन सब के ऊपर पृथ्वी से नज़र रखी गई थी लगातार 8 दिन तक। जी हाँ। और फिर बाद में उसको वहाँ, क्योंकि उस समय हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी कि हम उपग्रह को वापस पृथ्वी पर ले आते, तो इसलिए जो उस जीवित प्राणी जो आपकी जो कुतिया थी उसको वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। और इसके बाद लेकिन उससे देखिए हम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ कि एक संभावना बनी कि जिस प्रकार से किसी प्राणी को हम भेज सकते हैं अंतरिक्ष में उपग्रह के द्वारा, उसी प्रकार से हम व्यक्ति को भी हम अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है और हमें उसकी एक रास्ता मिल गया हमें उसको भेजने के लिए। जी हाँ। इसके बाद मैं आपको कुछ अन्य प्रमुख उपग्रहों के विषय में बताना चाहूँगी जो छोड़े गए। स्कोर,
जो 18 दिसंबर 1958 को छोड़ा गया, लूना 3 जो 4 अक्टूबर 1959 को प्रक्षेपित किया गया, वोस्टाक 1 जो 12 अप्रैल 1961 को प्रक्षेपित किया गया। अब ये उपग्रह किस किस प्रयोजन हेतु भेजे गए, आइए देखते हैं अपने स्क्रीन पर। स्पुतनिक 1 तो प्रमोचित प्रथम उपग्रह था ही। स्कोर जो था ये प्रथम संचार उपग्रह था। संचार उपग्रह बहुत एक महत्वपूर्ण उपग्रह था, जिसके द्वारा आज हम देखते हैं टेलीफोन, टेलेक्स, ये सभी सुविधाएं जो है हमको संचार उपग्रह के माध्यम हाँ, से जैसे ही आजकल आप लोग मिलती हैं। टेलीविज़न देख रहे हैं, टीवी का जो प्रसारण देख रहे हैं, वो एक संचार उपग्रह के द्वारा ही हमें दिखाई दे रहा है। जी तो ये हाँ। बहुत अच्छी जानकारी दी है जी। कि उपग्रह हमें कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति हमारे उपग्रह पूरी करते हैं। मतलब प्रमुख उपग्रह के उद्देश्य क्या हैं? सबसे प्रमुख उपग्रह का उद्देश्य है संचार। जी हाँ, मौसम विज्ञान के बारे में जानकारी इसके द्वारा जी प्राप्त होती है। जी हाँ, जी अंतरिक्ष में क्या कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके बारे में जानकारी होती है। आजकल तो युद्ध के बारे में भी शायद जी हाँ, इनके द्वारा बिल्कुल, इसके द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है, इनकी जी हाँ। जानकारी रखी जा रही है, जी हाँ। जिसके बारे में आप बताने का कष्ट करें। जी, देखिए लूना 3 नामक जो उपग्रह था, ये प्रथम ऐसा उपग्रह था जिसने अंतरिक्ष से जाकर के चंद्रमा के चित्र प्रेषित किए, और जो चंद्रमा अभी तक हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ था, उसको मानव ने जानना और समझना शुरू किया। वोस्टाक 1 ऐसा उपग्रह था जिसके द्वारा प्रथम मानव ने, यूरी गागरिन ने जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने, वोस्टाक 1 के द्वारा ये अंतरिक्ष में गए और वहाँ का चक्कर लगा करके सकुशल वापस लौटे। देखिए, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं स्पुतनिक 1, जो कि आज से 48 वर्ष पूर्व 4 अक्टूबर के ही दिन 1957 को प्रक्षेपण किया गया था। यद्यपि हम समझते हैं इतनी जल्दी आप इसको अपने मॉनिटर से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि किस तरीके से मानव ने अपनी परिकल्पना को धीरे धीरे विकसित करके किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट करते हुए आज हम बात करेंगे बाद में कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये जो शुरुआत हुई थी हमारी, ये स्पुतनिक 1 के द्वारा हुई थी। अन्य उपग्रह जो कुछ इम्पॉर्टेंट रहे, इंटेलसैट जो 6 अप्रैल 1965 को प्रक्षेपित किया गया, लूना 9 जो 21 अक्टूबर 1968 को प्रक्षेपित किया गया, अपोलो 1 जो 16 जुलाई 1969 को प्रक्षेपित किया गया, मार्स 2 जो 19 मई 1971 को प्रक्षेपित किया गया, और लैंडसैट 1 जो 10 जुलाई 1972 को प्रक्षेपित किया गया। ये देखें आप कि इनका उपयोग किस किस प्रयोजन हेतु किया गया। तो इंटेलसैट जो था ये हमारा प्रथम व्यावसायिक संचार उपग्रह था। हाँ, ये देखिए इंटेल की जो आजकल सीरीज चल रही है, और उसमें जो इंटेलसैट था, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण उपग्रह था, उसके द्वारा हमें जो व्यावसायिक संचार उपग्रह है, जितने हमारे व्यवसाय के क्षेत्र में जो क्रांति सी हुई है, वो इस इंटेलसैट के द्वारा ही क्रांति हुई है। जी हाँ। लूना 9 चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम यान, जो अभी हमने बताया कि चंद्रमा के चित्र प्रेषित किए, तो ये चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम यान था। हाँ, ये यान था, ये जो ये लूना अंतरिक्ष यान था। हाँ, जी ये हाँ। उपग्रह नहीं था, जी। ये यान था। जी। अपोलो 1 ये मनुष्य को चंद्रमा पे प्रथम बार ले जाने वाला अंतरिक्ष यान था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सभी ने नाम सुना होगा कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम यात्री। तो ये अपोलो 1 नामक अंतरिक्ष यान से ही चंद्रमा पर पहुँचे थे। मार्स 2 ये मानव रहित यान जो कि मंगल ग्रह पर उतरा, और लैंडसैट 1 ये सुदूर संवेदन हेतु विशेष। सुदूर संवेदन अर्थात किसी चीज़ को छुए बिना हम उसके विषय में यदि जानकारी प्राप्त कर सकें तो यह सुदूर संवेदन कहलाता है। जैसे हम मौसम इत्यादि की जानकारी जो प्राप्त करते हैं, ये सुदूर संवेदन उपग्रहों के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। ये इंटेलसैट का शायद प्रथम व्यावसायिक संचार उपग्रह है, उसका चित्र आपको दिखाई दे रहा है। जी हाँ, इंटेलसैट में जी। अभी हम और उसमें देखिए आप लोग कुछ यात्री जो
उसमें गए थे इंटेलसेट में, जी हाँ। शायद वो भी दिखाई दे रहे जी हैं। हाँ। थोड़े धुंधले जरूर दिखाई दे रहे हैं, हाँ, हाँ। लेकिन वो दिखाई दे रहे हैं आपको कि उसमें किस प्रकार से वो इंटेलसेट को ले गए थे। इन चित्रों के माध्यम से आप थोड़ी परिकल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी अंतरिक्ष यात्रा मानव की आगे बढ़ती गई, किस प्रकार से उसमें उन्नति होती चली गई और क्या क्या चीज़ें हमने जानी। ये देखिए लूना 9 जो अभी हमने बात की कि जिसने चंद्रमा से के चित्र प्रक्षेपित किए थे, प्रेषित किए थे, तो ये चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम यान लूना 9 इस प्रकार से था। ये अपोलो 1 का चित्र है, मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला यान, जो प्रथम यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर इसकी सहायता से गए थे। और ये लैंडसैट 1 जो अभी हम बात कर रहे थे सुदूर संवेदन की, तो सुदूर संवेदन हेतु विशेष इस यान को भेजा गया था लैंडसैट 1। सिंस आप पहले क्या होता था कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रूस ये हाँ। दोनों ही जो थे ये ज़्यादा अंतरिक्ष में अपना योगदान देते थे। इन्होंने ही शुरू में अंतरिक्ष को ज़्यादा जानने की, समझने की कोशिश की। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि दूसरे देशों ने भी इसमें अपना अंतरिक्ष को जानने के लिए कुछ उद्देश्य बनाए, कुछ वो किए। तो इसमें भारतीय इतिहास कैसा रहा और भारत में कब इसकी शुरुआत हुई, ये हम बच्चों को बताना चाहेंगे। सबसे पहले जैसे कि देखिए मैडम ने अभी बताया, सबसे पहले रूस ने अपना अंतरिक्ष यान भेजा था। इसके बाद जब देखा गया, अमेरिका ने देखा कि ये रूस ने अपना अंतरिक्ष यान भेज दिया है, तो उसने भी उसका अनुसरण किया और अमेरिका ने भी अपने अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत कर दी। और इस प्रकार से काफ़ी समय तक उनमें एक प्रकार से कंपटीशन चलता रहा उनमें। और इसके बाद फिर दूसरे भी देशों ने देखा और उन्होंने भी अपना अंतरिक्ष अभियान शुरू किया। तो उसी तारतम्य में अभी हमारी मैडम बताएंगी कि भारत में अंतरिक्ष का इतिहास कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसके बारे में जानकारी आपको देंगी। जी, तो भारत में सर्वप्रथम 1961 में इस अनुसंधान की शुरुआत हुई। इसमें जो भारत का परमाणु विभाग था उसके अंतर्गत एक संगठन की रचना की गई, जो कि 1972 में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई। और इसके साथ ही भारत जो था वो उन 6 राष्ट्रों में आ गया जिनके पास अंतरिक्ष विज्ञान की आधुनिक तकनीक हाँ मैडम, ये छात्रों को आप बताएं कि इसरो का ये कहाँ पर है और इसरो की क्या उद्देश्य थे अपने। जी हाँ। तो जो हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, जी हाँ, और इसके हमारे कौन कौन से प्रमुख उद्देश्य हैं। बहुत महत्वपूर्ण संगठन है ये, जिसके द्वारा अंतरिक्ष के बारे में भारत में जो अंतरिक्ष की जो गतिविधियां हैं उनको संचालित किया जाता है। उसके बारे में छात्रों को बताने का कष्ट करें। जी, देखिए इसरो जो था इसका जो प्रमुख कार्य था, जो शुरू में 2 उद्देश्य लेकर के चले, वो ये था संचार एवं शिक्षा। अब देखिए इसको हम बहुत अच्छे से आपको बताना चाहेंगे। हम यहाँ पर बैठ के भोपाल में एक व्याख्यान दे रहे हैं और आप सभी जो सुदूर इलाकों में बैठे हुए हैं इसको ग्रहण कर रहे हैं, इससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज से 50 वर्ष पूर्व इंसान ये कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन जब हमारे इसरो की स्थापना हुई तो उनकी जो सबसे पहली परिकल्पना थी वो ये थी कि हमारे ग्रामीण बच्चे शिक्षा से जन जन तक शिक्षा जुड़े और शिक्षा से वो अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। इसलिए संचार माध्यम के द्वारा शिक्षा और संचार माध्यम में प्रगति तो आप रोज देखते हैं। आज टेलीविज़न है, लाइव टेलीकास्ट है, सब कुछ जो है वो हमारे संचार उपग्रहों के माध्यम से संभव है। तो इस संगठन का सबसे पहला उद्देश्य था संचार एवं शिक्षा। दूसरा प्राकृतिक संपदा सर्वेक्षण एवं प्रबंधन। तो प्राकृतिक, आपको पता है कि हमारे भारतवर्ष में खनिजों का बाहुल्य है, लेकिन हम
आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे कौन सा खनिज अधिकता से मिलेगा, कहाँ का पवन चक्की लगाने के लिए कहाँ पर जो हवा की गति है वो अधिक रहेगी। तो ये सबों का जो प्राकृतिक सर्वेक्षण था ये उपग्रहों के माध्यम से किया जाना एक इसरो का प्रमुख उद्देश्य था, जिससे हमें ये पता चल सके कि प्राकृतिक संपदा का किस प्रकार से हम सर्वेक्षण कर सकते हैं एवं उसका प्रबंधन कर सकते हैं। हमारे अंतरिक्ष अभियान में इसरो के बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं और उन कार्यों के बारे में अभी आप लोगों ने देखा है, सुना है कि इसरो का जो प्रमुख कार्य है वो संचार माध्यम, दूसरा है शिक्षा को प्रसारित करना, तीसरा है जो हमारी भू संपदाएं हैं उनका सर्वेक्षण करना और उनका प्रबंधन करना। इसी तारतम्य में अब हमारे इसरो संगठन के आयोग के कैसे कैसे ये कार्य करता है उसके बारे में संक्षिप्त में आपको जानकारी देंगी ज्योति श्रीवास्तव मैडम। जी हाँ, तो देखिए जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, इसके कार्य प्रमुख रहते हैं रॉकेट निर्माण और उसके लिए ईंधन नियंत्रण, डिज़ाइन उपग्रह, उपग्रह ले जाने वाले वाहन का निर्माण, उपग्रह के नियंत्रण हेतु नियंत्रक कक्षों की स्थापना और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जनसंचार माध्यमों का विकास। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएं। जी हाँ, रॉकेट निर्माण। अब देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात होती है कि आप सभी ने ये एक्सपीरियंस किया है कि यदि एक हम बॉल को उछालें तो वो वापस पृथ्वी पर आकर के गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो जब हमें अंतरिक्ष में जाना है तो सबसे पहले तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ेगा। इसके लिए हमें पलायन वेग का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि कितने वेग से हम किसी वस्तु को फेंकें, ऊपर उछालें, जिससे कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल सके। हाँ, जो हमारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उसके द्वारा हमें किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर ले जाना है और उस ले जाने के लिए भी देखिए हमें नियंत्रण की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं कि हमने फेंक दिया और चला गया जहां अपनी मर्जी आई वहां नहीं इसको ले जाना है, हमें उसके साथ साथ उसको क्या करना है, ऊपर की ओर ले भी जाना है, लेकिन नियंत्रित तरीके से ले जाना है। तो ये हमारे इसरो का प्रमुख कार्य है कि रॉकेट का निर्माण करना और उस रॉकेट में कौन कौन से ईंधन लगते हैं उन ईंधनों को भी क्या करना, नियंत्रित करना, रॉकेट को नियंत्रित करना। जी हाँ, जैसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कि जो संवेग जाने के पूर्व और संवेग जाने के पश्चात संवेग संरक्षण जो रहता है, द्रव्यमान गुणित वेग, ये संरक्षित रहना चाहिए। तो यद्यपि ये बातें सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन जब इनको प्रायोगिक रूप में इनको अपनाया जाता है तो ये काफ़ी मुश्किल होती हैं। तो हमारे इसरो ने यही कार्य किया कि रॉकेट निर्माण के लिए ईंधन को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, रॉकेट को किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाए। कि अब आपने देखा अभी जितने हमको अंतरिक्ष यान दिखे सब अलग अलग डिज़ाइन के दिखे, तो किस प्रकार से इनको डिज़ाइन किया जाए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से जा कर के कक्षा में स्थापित हो सकें। इसके पश्चात एक जो महत्वपूर्ण बात आती है, उपग्रह ले जाने वाले वाहन का निर्माण। तो उपग्रह तो बना लिया जाता है, लेकिन अब इस उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए भी हमको निश्चित रॉकेट की आवश्यकता होती है। ये देखिए बात है कि हम उपग्रह को डायरेक्ट यहाँ से सीधे यहाँ से नहीं फेंक सकते हैं कि वो अपनी कक्षा में चला जाए। उपग्रह को ले जाने के लिए हमें एक और वाहन की ज़रूरत होती है और वो उपग्रह को ले जाता है और फिर उसको एक निश्चित कक्षा में छोड़ता है। तो उस वाहन को भी निर्माण करने की आवश्यकता हुई, जो कि हमारे जो इसरो है उसने इन वाहनों को निर्माण किया। जी हाँ। इसके पश्चात जब उपग्रह ऊपर पहुंच गया और उसने वहां से हमें कोई जानकारी प्रेषित की, तो उस जानकारी को हम पृथ्वी पर कैसे ग्रहण करेंगे, उसका किस प्रकार से संपादन करेंगे, उसको किस प्रकार से उपयोग में लाएंगे, इसके लिए भू नियंत्रण कक्षों की स्थापना ये भी करना इसरो का एक प्रमुख कार्य था
कि किस प्रकार से हम जमीन से उन उपग्रहों को नियंत्रित कर सकते हैं और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जनसंचार माध्यमों का किस प्रकार से विकास किया जाता है, ये सभी इसरो के प्रमुख कार्य थे। अब मैं यहाँ पे आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने देखा है बच्चों, छोटी छोटी सी बातों पे हम लोग आपस में किस तरीके से एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन आपको ये जान करके बड़ी खुशी होगी कि अंतरिक्ष अनुसंधान का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें सभी देश एक दूसरे को जितना बन पड़ सकता है सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। जी हाँ, ये बहुत सहयोग करते हैं। तो इस तारतम्य में देखिए आगे भारतीय अन्वेषण जो रहा हमारा, ये कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो सर्वप्रथम RH-75 एक छोटा सा रॉकेट था, 75 मिलीमीटर व्यास का खाली। इसको हमने तिरुअनंतपुरम के पास थोम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन द्वारा संपादित किया गया 1967 में। हाँ, ये देखिए RH-75 इसका देखो इसलिए नाम है क्योंकि इसका व्यास कितना था, 75 मिलीमीटर। जी हाँ, हाँ, इसलिए इसको RH-75 कहते हैं। जी हाँ, ये भेजा गया और ये जो था हमारे अंतरिक्ष में भारत का पहला कदम था। इसके बाद में लेकिन इतना छोटा रॉकेट होने के बावजूद इसमें रॉकेट प्रौद्योगिकी के समस्त लक्षण उपलब्ध थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें रॉकेट प्रौद्योगिकी के संपूर्ण लक्षण मौजूद थे। इसके पश्चात ASLV जिसका कि 20 मई 1992 को प्रमोशन किया गया, ये 5 विभाग वाला एक 23 मीटर लंबा रॉकेट था। देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे कि ASLV जो था ये इसको प्रमोचित 5 विभागों वाला एक 23 मीटर लंबा रॉकेट था। तो यहाँ से भारत की अंतरिक्ष यात्रा शुरू होती है। आज जब हम बात कर रहे हैं विश्व समुदाय के सहयोग की, तो एक दो छोटी बातें मैं आपको और बताना चाहूँगी। आप सभी ने नाम सुना होगा नासा का, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा जो है आज अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य कर रहा है। और आप एक टेलीटॉप पे एक चित्र देख सकते हैं जो कि ये बताता है कि नासा का जो मून मिशन है वो किस प्रकार से शुरू हुआ। जी हाँ, ये देखिए जो नासा का मून एक्सपीडिशन है, इसके द्वारा ये 6 यात्रियों को भेजेंगे जो कि अंतरिक्ष में जाएंगे और वहाँ पर स्थापित पहले से स्थापित जो स्टेशंस हैं वहाँ पर ईंधन सप्लाई का कार्य करेंगे तथा वहाँ पर दूसरे रिसर्च को करेंगे। तो ये नासा का एक एक्सपीडिशन था। अंतरिक्ष विज्ञान में, अंतरिक्ष के अन्वेषण में हमारे उपग्रहों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है और इस कार्यक्रम के कौन कौन से चरण हैं, इसके बारे में अभी आप लोगों से चर्चा चल रही है। संक्षिप्त में मैं मैडम से एक बात और पूछना चाहूँगा कि ये वॉयेजर वेधशाला है 80 के दशक में, जी हाँ, जो कि अंतरिक्ष केंद्र में अंतरिक्ष में जो छोड़ी गई थी, उसके बारे में ज़रा छात्रों को बताएं। जी, वॉयेजर एक ऐसा उपग्रह था जिसने कि पहली बार जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह, इनकी फ़ोटो को लेकर के इनके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्रेषित की। तो वॉयेजर का इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत अधिक है। तो वॉयेजर इस प्रकार से हमारे अंतरिक्ष के अन्वेषण में उपग्रह की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बारे में देखिए छात्रों, हम ये आप लोगों को बताना चाहेंगे कि उपग्रह क्या होते हैं, उनके उपयोग क्या हैं, उनको किस किस प्रकार से उनको छोड़ा गया, उनकी किस किस प्रकार से उनको छोड़ने की कौन कौन सी प्रणाली हैं, कौन कौन से यान हैं, इसके बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ा है। इसको संक्षिप्त में फिर से मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि फिर से इसको संक्षिप्त में छात्रों को बताएं, पुनरावृत्ति इसकी कराएं। हाँ, एक बात तब तक मैं आपको एक बता देना चाहती हूँ बच्चों, जो आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है कि भारत की ओर से प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो सर, जैसा अभी सभी को मालूम ही होगा कि राकेश शर्मा जी जो थे, ये भारत की ओर से प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो हमारे भारत की तरफ से गए थे, प्रथम अंतरिक्ष यात्री वो राकेश शर्मा थे। और उन्होंने, आपको सुना होगा कि इन्होंने डायरेक्ट
इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और उन्होंने डायरेक्ट वहाँ से अंतरिक्ष से मतलब उपग्रह से और उनसे बात की थी और हमारे देश का गौरव बढ़ाया था जी। और दूसरी जो हमारी हाँ। अंतरिक्ष यात्री जी थी हाँ, उनको मैं भी समझ बताने रही का। हूँ हाँ। कि आप कल्पना चावला जी की बात कर रहे हैं, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, जिन्होंने पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन किया। ये 2 बार अंतरिक्ष में गई। पहली बार जाकर के इन्होंने जो भी संबंधित अनुसंधान थे उनको बहुत अच्छे से अंजाम दिया और ये वापस आई। किंतु दूसरी बार जब ये अंतरिक्ष में गई तब वो जो हमारा यान था कोलंबिया, वो बहुत अच्छे से वापस पृथ्वी की कक्षा में नहीं आ पाया और उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन इसके बावजूद अंतरिक्ष अन्वेषण जो है, अंतरिक्ष अनुसंधान रुका नहीं और आप देख रहे हैं चैलेंजर अभी कुछ समय पहले चैलेंजर छोड़ा गया। चैलेंजर जो है वो किस प्रकार से वापस प्रक्षेपित हुआ और एक देश के पास में उसकी बाउंड्री खत्म हो रही थी, कुछ उनके पास प्रॉब्लम आ रही थी, तो दूसरे देश ने तुरंत अपनी हवाई पट्टी दे करके उसको उतारने